हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 43। ये वर्कशीट 13 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, नाज़िज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Germany, a powerful empire in the early ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी के शुरू में जर्मनी एक पावरफुल साम्राज्य हुआ करता था। फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध लड़ा जो कि 1914 टू 1980 तक लड़ा गया। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। अलोंग द ऑस्ट्रियन एम्पायर, किसके साथ मिलकर? ऑस्ट्रियन एम्पायर, यानी कि जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ता है। किसके अगेंस्ट लड़ता है? ये युद्ध लड़ा जाता है अगेंस्ट इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, और बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें ऐड हो जाते हैं। यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया के अगेंस्ट जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर ने ये युद्ध लड़ा। इन 1917 यानी 1917 में यूएसए ऑल्सो एंटर इन दिस वॉर, यूएसए भी इस वॉर में शामिल हो गया। कब? 1917 में। किसके अगेंस्ट? जर्मनी के अगेंस्ट। इन 1918 सेंट्रल पावर्स, 1918 में सेंट्रल पावर में तीन साम्राज्य शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। ये तीनों मिलकर युद्ध लड़ रहे थे। तो 1918 सेंट्रल पावर्स वर डिफीटेड बाय द एलाइज, यानी कि जिनके अगेंस्ट ये युद्ध लड़ रहे थे उनसे ये हार गए। जर्मनी जो है 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हार गया। आफ्टर दिस जर्मन एम्पायर, इसके बाद जो जर्मन एम्पायर यानी वहां का जो सम्राट था, एबिडिक्टेड द थ्रोन, उन्होंने क्या किया? अपनी जो राजगद्दी थी उसको त्याग दिया। तो जर्मन के जो राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने अपनी राजगद्दी को युद्ध में हारने के बाद त्याग दिया। एट वीमार, अ प्लेस ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एक प्लेस है वीमार, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। विद द फेडरल स्ट्रक्चर वॉज एस्टेब्लिश, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, यानी कि यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बन गई। तो आगे देख लेते हैं। डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट, तो जो जनप्रतिनिधि थे उनका सिलेक्शन होने लगा जर्मन पार्लियामेंट के द्वारा। आगे देखते हैं। और रिस्टैग ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। दिस वॉज द बर्थ ऑफ द वीमार रिपब्लिक। तो इस तरीके से वीमार रिपब्लिक का जन्म हुआ, यानी कि जितने भी जन प्रतिनिधि थे उनका चुनाव जर्मन पार्लियामेंट के द्वारा होने लगा, और उसमें पार्लियामेंट में जो चुनाव होते थे उसमें सबको अधिकार दिया गया, वोटिंग राइट सबको दिए गए। जितने भी एडल्ट लोग होते थे इंक्लूडिंग वुमेन, उनको ये पावर दी गई, मताधिकार की पावर दी गई कि वो अपना वोट दे के, अपना वोट कास्ट करके अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकते थे। तो इस तरीके से वीमार रिपब्लिक का जन्म हुआ। वीमार आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, द वन साइडेड पीस ट्रीटी एट वर्सलाइज, अ प्लेस एट जर्मनी विद द एलाइज वॉज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार माना गया और एक शांति संधि समझौता हुआ। शांति संधि समझौता का अर्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक देश आपस में मिलकर एक समझौता करते हैं कि ना तो हम आप पर अटैक करेंगे, ना ही आप हम पर अटैक करेंगे। अगर हमारे बीच में कोई भी मतभेद होगा तो हम उसे मिलकर सुलझाएंगे, युद्ध उसका विकल्प नहीं रखेंगे। तो ये एक शांति समझौता था जो जर्मनी और बाकी देशों के बीच में किया गया, पर ये शांति समझौता जो था वो एक तरफा रखा गया। जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा के सारी गलती जर्मनी की मानकर इसको एक तरफा समझौता माना गया, जिसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिससे कि हम कह सकते हैं कि जर्मनी को ह्यूमिलेट किया गया। ठीक है, उन पे कुछ शर्तें जबरदस्ती थोपी गई जर्मनी पर। क्या था आगे वो देख लेते हैं।
द एलाइड पावर डिमिलिटराइज जर्मनी, जर्मनी की जो पावर्स थी यानी कि वहाँ की जो पावर थी उसको क्या किया, एक तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है, आगे द वॉर गिल्ट्स क्लॉज हेल्प जर्मनी, जर्मनी को गिल्ट यानी कि जर्मनी को गुनहगार मानते हुए उनके ऊपर एक तरीके से कॉम्पेंसेशन लगा दिया गया। क्लॉज हेल्प जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड फोर्स टू पे, और उनको फोर्स किया गया पे करने के लिए कॉम्पेंसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड्स, यानी कि जर्मनी के ऊपर 6 बिलियन पाउंड्स का कॉम्पेंसेशन लगाया गया कि जर्मनी को 6 अरब पाउंड कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा इस युद्ध को शुरू करने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध को शुरू करने के लिए, और जर्मनी को पूरी तरीके से इस युद्ध के लिए जिम्मेदार माना गया और उन पे ये जुर्माना लगाया गया। आगे देख लेते हैं। द रिसोर्सेस रिच राइनलैंड एरिया ऑफ जर्मनी वॉज ऑक्यूपाइड, और जर्मनी का वो एरिया जो कि खनिज पदार्थ के लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत ही रिच था, उस पर कब्जा कर लिया गया। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, इसके सिवा जर्मनी के बहुत सारे हिस्सों को छीन लिया गया, ओवरसीज कॉलोनीज पे कब्जा कर लिया गया। अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, लगभग 10% जो जनसंख्या थी जर्मनी की उस पर कब्जा कर लिया गया। एंड आगे देखते हैं 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, यानी कि जर्मनी की जो धरती थी, भूमि थी, उनकी धरती का 13% भूभाग भी छीन लिया गया उनसे। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ कोल, यानी कि उनकी कोल माइंस जो है 26% कोल माइंस और 75% आयरन माइंस को भी कब्जा कर लिया गया, छीन लिया गया उनसे। किसके द्वारा? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, यानी फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क ने ये जर्मनी का 13% भूभाग, 75% उनके आयरन ओर्स, आयरन के जो उनके खनिज थे, 26% उनकी कोल माइंस पर कब्जा कर लिया गया। अनफॉर्चुनेटली the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire, यानी कि जो पिछली साम्राज्य ने गलतियां की, जर्मनी की पिछले साम्राज्य ने जो भी गलतियां की उसका भुगतान अब जर्मनी में जो नया वीमार रिपब्लिक बना था उनको करना पड़ रहा था, और सारी ये जो कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ रहा था ये कौन कर रहा था? वीमार रिपब्लिक जो नई बनी थी। पुराने सम्राट ने तो युद्ध शुरू किया था, वो युद्ध हारने के बाद उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी, अब जो है वहां पे क्या हो गया था? वो रिपब्लिक बन गया था, यानी कि अब लोकतांत्रिक बन गया, और लोकतांत्रिक बनने के बाद वीमार को ये सारे कॉम्पेंसेशन पे करने पड़ रहे थे। मैनी जर्मन्स, बहुत सारे जो जर्मन के लोग थे, हेल्ड द न्यू वीमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस ऑफ वर्सलिस, यानी कि आप कह सकते हो कि जो जर्मन के लोग थे वो लोग इन सभी चीज़ों के लिए, जो ये सारी चीज़ें कब्जा हो रही थी जर्मनी की और जो जर्मनी को पे करना पड़ रहा था, इसके लिए जो वहाँ के लोग थे वो वीमार रिपब्लिक को भी रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, और युद्ध में हारने के लिए भी वीमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था। वीमार रिपब्लिक जर्मनी के हारने के बाद बना था। वीमार जो है वो जर्मनी का एक प्लेस है, एक जगह है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपको मैप दिया गया है, मैप को ध्यान से देखना है। ये मैप युद्ध के हारने के बाद का है। मैप के कुछ हिस्से हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा आपको दिखाया गया है, थोड़ा ऑरेंजी सा शेड आ रहा है, ये वाला हिस्सा आपने देखा है। ये जर्मनी के वो हिस्से हैं जो जर्मनी का पार्ट हुआ करते थे, पर युद्ध में हारने के बाद जो अगेंस्ट कंट्रीज थी उन्होंने इन हिस्सों पर अपना अपना कब्जा कर लिया, यानी कि जर्मनी को अपने ये भूभाग जो थे वो गंवाने पड़ गए युद्ध में हारने के कारण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। इस मैप को और भी ज़्यादा आप ध्यान से समझ सकते हैं अपनी बुक से, तो आपकी बुक में ये मैप दिया गया है, वहाँ बहुत ही क्लियर दिया गया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लर हैं, पर मैप जो आपकी बुक में है इसी चैप्टर का वो बहुत ही क्लियर है, तो वहाँ से आप मैप में कंट्रीज़ के नेम वगैरह बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। आज हमसे इस पर बेस्ड 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नंबर 1, नेम द कंट्रीज विच वर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड फोर्सेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज द वीमार रिपब्लिक डेमोक्रेटिक।
Number 3, which were the harsh condition of the Treaty of Versailles and why it was called humiliating? Question number 4, was it fair to hold Germany responsible for war? Guilt according to you. Give reason for your answer. Question number 5, if you were a German citizen at the time, what were your views, feelings, emotions about the Treaty of Versailles? Question number 6, observe the above given map of Germany and name any 2 territories lost by it after the Treaty of Versailles. तो ये है हमारे आज के सभी क्वेश्चंस. चलिए शुरू करते हैं इनके आंसर्स. Today's first question is, name the countries which were the part of Central Powers and Allied forces during the First World War. Answer is England, France, Russia were among the allies in the First World War, and later Italy, Romania and the United States were also included. The Central Powers included Germany, Austria and Turkey. Question number 2, how was the Weimar Republic democratic? Answer is after the World War, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, after the World War First, a democratic constitution was passed on a federal basis in Weimar, Germany, according to which the German parliament had universal suffrage for all the adult citizens including women. Thus the Weimar Republic was democratic. यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ. कहाँ पर? वाइमार जर्मनी में. वाइमार जर्मनी का एक प्लेस था, एक जगह थी. अकॉर्डिंग टू विच, और इसके अनुसार जर्मन पार्लियामेंट में सभी को सफरेज ऑफ ऑल एडल्ट सिटीजन, यानी कि सभी को मताधिकार का अधिकार दिया गया, इंक्लूडिंग वुमेन. इस प्रकार से वाइमार रिपब्लिक डेमोक्रेटिक हुआ. क्वेश्चन नंबर 3, विच वर द हार्श कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स? व्हाई वाज कॉल्ड ह्यूमिलेटिंग? आंसर इज द फॉलोइंग वर द हार्श टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. नंबर 1, जर्मनी वॉज फाइन, जर्मनी के ऊपर फाइन लगाया गया 6 बिलियन पाउंड, यानी 6 अरब पाउंड का, फॉर ऑल द डिस्पोजिशन ऑफ वॉर, यानी कि वॉर में जितना भी तबाही हुई उसके लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया. नंबर 2, रिसोर्सेस, द रिसोर्सेस रिच राइनलैंड एरिया ऑफ जर्मनी वॉज ऑक्यूपाइड, जर्मनी का जो रिसोर्सेस रिच एरिया राइनलैंड था उस पर कब्जा कर लिया गया. नंबर 3, जर्मनी हैड टू हैंड ओवर ऑल इट्स कॉलोनीज, यानी जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश 13%, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, अपनी धरती का भूभाग का 13% भूभाग, 75% ऑफ इट्स आयरन रिजर्व, अपने 75% इसके आयरन रिजर्व यानी कि लौ भंडार, एंड 26% ऑफ इट्स कोरल रिजर्व टू फ्रांस, कोल रिजर्व टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया. यानी कि जर्मनी को अपने ये सारी चीज़ें पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया और फ्रांस को हैंडओवर करना पड़ा. क्या क्या? इसमें उनको अपनी सारी कॉलोनीज यानी सारे उपनिवेश, 13% ऑफ टेरिटरी यानी 13% भूभाग, 75% ऑफ आयरन रिजर्व यानी कि 75% लौह के जो भंडार थे, और 26% कोल रिजर्व यानी कि 26% कोल माइंस को अपने उन्हें लिथुआनिया, डेनमार्क, पोलैंड और फ्रांस को हैंडओवर करना पड़ा. दिस पीस ट्रीटी यानी कि ये जो शांति संधि हुई थी वॉज कॉल्ड ह्यूमिलेटिंग, इसको ह्यूमिलेटिंग कहा गया, अपमानजनक कहा गया, बिकॉज इसका कारण यह है द एलाइज यूनिलैटरली इम्पोज कंडीशंस एज जर्मनी थ्रो इट, यानी कि वो जर्मनी के ऊपर गलत तरीके से, एक तरफा तरीके से थोपा गया था, जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा गई थी इतनी सारी चीज़ें. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. वॉज इट फेयर टू हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर गिल्ट अकॉर्डिंग टू यू? गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्या जर्मनी को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराना सही है? आपके अनुसार बताना है. तो नो, अकॉर्डिंग टू अस इट वॉज नॉट राइट टू होल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर
ऑल द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द वॉर। जब पूरी तबाही के लिए, युद्ध की पूरी तबाही के लिए जर्मनी को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराना गलत है। बिकॉज वॉर इज ऑलवेज फॉट बिटवीन टू साइड्स, क्योंकि युद्ध हमेशा दो साइड से लड़ा जाता है। इफ वन साइड रेस्ट्रेन्स इटसेल्फ, अगर एक तरफ का पर्सन अपने आप को संयमित कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, देयर विल बी नो वॉर, तो युद्ध नहीं होगा। देयरफॉर इट वॉज रॉन्ग टू होल्ड जर्मनी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल, इसलिए जर्मनी को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, if you are a German citizen at that time, what were your views, feelings, emotions about the Treaty of Versailles? आपके क्या views, emotions और feelings होती अगर आप जर्मन सिटीजन होते? Answer is, if we were German citizen at that time, we would have many negative feelings towards the Treaty of Versailles, because we would never have accepted the डेरोग्रेटरी टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस, यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस की जो अपमानजनक शर्तें थी वो हम कभी मानना नहीं चाहते, इसलिए हम कभी भी उससे सेटिस्फाई नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ऑब्जर्व द अबव गिवन मैप ऑफ जर्मनी एंड नेम एनी टू टेरिटरीज लॉस्ट बाय इट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस। आंसर इज, द टू territories lost by Germany after the Treaty of Versailles are Lorraine and Posen। तो ये हैं हमारे सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे सभी आंसर्स रिटन फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, मुदिता IAS वॉरियर्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी आंसर्स लिख सकते हैं। तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों।